हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। अगर आपको इससे पहले का वीडियो आप नहीं मिला है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से उसे ज़रूर देख लीजिएगा। प्यारे साथियों, चलिए फटाफट से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, यदि आप मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत खास है, क्योंकि कल मंडे है। जी हाँ, कल मंडे है, और यानी कि मंडे को, सोमवार को आपका पेपर होने वाला है। वो भी किसका? तो सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस के लिए हो जाइए तैयार। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। इससे पहले भी मैंने आपको सोशल साइंस का वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंस क्या है हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर 1 में कि वियना कांग्रेस की 3 उपलब्धियां बताइए, है ना। किसकी? तो वियना कांग्रेस की। ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये हिस्ट्री का सवाल है ना। और आपको एग्जाम में जो है ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो वियना कांग्रेस की 3 उपलब्धियां बताइए। तो मैंने उत्तर लिखा कि वियना कांग्रेस की 3 उपलब्धियां निम्नलिखित हैं, है ना, निम्नलिखित है। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। नंबर 1 की बात करते, क्या क्या उपलब्धियां भाई। तो नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र वापस करने को कहा गया। नेपोलियन के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, है कि नहीं है। तो नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र को वापस करने को कहा गया, यह पहली उपलब्धियां थी, ठीक है। नंबर 2 की बात करते हैं। तो फ्रांस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया तथा फ्रांस के ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया गया, है ना। भारी जुर्माना फ्रांस के ऊपर लगा दिया गया। सबसे पहले क्या किया गया? तो फ्रांस को 2 हिस्सा में बांट दिया, और फिर फ्रांस के ऊपर ही भारी जुर्माना लगा। ये इसकी दूसरी उपलब्धियां थी। तीसरी नंबर की बात करते हैं। तो बुर्जे राजवंश की पुनर्स्थापना और लुई 18वां गद्दी पर बैठा दिया गया, है ना। लुई 18वां को गद्दी पर बैठा दिया गया था। तो ये इसकी तीसरी उपलब्धियां थी। एग्जाम में अगर आपको आए तो आप इसको ऐसे तरीके से लिखेंगे, है ना। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस प्रश्न को जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 में लिखा है कि सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपका दूसरा क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने लिखा कि सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, अगर हम बात करें तो भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खाना नहीं मिल पाता है हमको, है कि नहीं है। नंबर 2 की बात करते हैं तो महामारी का प्रकोप बढ़ जाता है। तो आपको 2 नंबर याद रखना अच्छे तरीके से। नंबर 3 की बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति जर्जर हो जाती है, यानी कि आर्थिक स्थिति जो है वह खराब हो जाती है हमारी, है कि नहीं है। अगर सुखाड़ अगर आया जाए, मतलब सुखाड़ जब आता है तो हमारे दैनिक जीवन पर ये सब समस्याएं उत्पन्न होती है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। नंबर 3 की बात करते हैं कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। भाई संसाधन क्या होता है? संसाधन का मतलब होता है साधन। संसाधन का मतलब क्या होता है? तो साधन होता है कि नहीं है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है उत्तर में कि प्रकृति के वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो तथा सुख सुविधा प्रदान करने में उपयोगी हो, संसाधन कहलाता है ना। प्राकृतिक के द्वारा वे सभी पदार्थ जिनका उपयोग मानव करता है, सुख सुविधा के लिए करता है, वही तो संसाधन है। जी हाँ, तो मैंने लिखा कि प्राकृतिक के वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो तथा सुख सुविधा प्रदान करने में उपयोगी हो, उसी को हम क्या कहते हैं? तो संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक के द्वारा कौन सा चीज बना हुआ? बहुत सारी चीज, जैसे कि सूरज की बात कर लेते हैं। तो सूरज का उपयोग मानव नहीं करता है, तो ये भी तो एक संसाधन है। तो प्राकृतिक के द्वारा ही बनाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 4 की। मतलब अब आपको समझने की जरूरत नहीं है, मतलब सिर्फ अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डायरेक्ट आप इसको रटिए, क्योंकि अब रटने से ही कुछ संभव हो सकता है। समझिएगा बैठ के, तो फिर समय नहीं है आपके पास, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, रविवार है, अभी शाम का टाइम है, 7 बजा है, और मैं इस वीडियो को सुबह 6 बजे अपलोड करूंगा मंडे को, ठीक है ना।
चलिए आगे बात कर, नंबर 4 की बात करते हैं। किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाने का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। क्या है भाई? तो 4 तेल शोधक कारखाना के बारे में बताना है। तो भारत के 4 शोधक कारखाने निम्नलिखित है। नंबर 1 मथुरा तेल शोधक कारखाना, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, मथुरा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं नंबर 2 बरौनी तेल शोधक कारखाना। भाई बरौनी तो बिहार में ही है, भाई बरौनी तो बिहार में है, तो भाई बिहार में है तो बरौनी से तो आपको समझ ही में आ गया होगा। अगर लिखना चाहे तो आराम से लिख सकते हैं भाई, क्या है? तो बिहार में है। नंबर 3 जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो गुजरात में है। जामनगर कहाँ है? गुजरात में है। देखिए जामनगर, एहो में ज है, एहो में ज है, तो इससे आप इसको रिलेट करके लिख सकते हैं। जामनगर ज से गुजरात हो गया, यानी गुजरात में भी ज आता है। आगे नंबर बात करते हैं नंबर 4 कौन है अब? तो गुवाहाटी तेल शोधक कारखाना, ये कहाँ है? तो असम में है। कहाँ ये? तो ये असम में है। तो आपको ये बात याद होना चाहिए प्यारे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि किन्हीं 4 शोधक कारखाना के नाम को निर्दिष्ट करना था। तो पहले मथुरा तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में है, बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार में है, जामनगर तेल शोधक कारखाना गुजरात में है और गुवाहाटी तेल शोधक कारखाना असम के अंदर है। यह सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको ध्यान में रखिएगा। नंबर 5 सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट किसे कहते हैं, ये आपसे पूछ लिया गया प्रश्न। तो मैंने लिखा कि सागर सम्राट एक जलयान है जो मुंबई के समुद्र तट के हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र के कार्य करती है ना। कहाँ? तो मुंबई के समुद्र तट के हाई पेट्रोलियम। भाई पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम से पेट्रोल प्राप्त होता है, आपको पता होगा पेट्रोल प्राप्त होता है ना। पेट्रोलियम से और क्या प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम से हमें जो है डीजल प्राप्त होता है, डीजल है। उसके बाद किरोसिन है, किरोसिन प्राप्त होता है ना। आदि और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ग्रीस है, मोबिल है, ये सारे आपको पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। तो सागर सम्राट एक जलयान है जो मुंबई के समुद्र तट से हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र में कार्य करती है। यह जलयान जल के भीतर तेल कूप की खुदाई का कार्य करती है एवं पेट्रोलियम को निकालने का कार्य करती है ना, एवं पेट्रोलियम को निकालने का कार्य करती है। तो आपको समझ में आया। सागर सम्राट सिंपल में आप याद रखेंगे, सागर सम्राट जो है वह पेट्रोलियम को निकालने का कार्य करती है, जो कि मुंबई के समुद्री तट के हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र में कार्य करती है। ये चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 6 जैव संसाधन और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, ये आपको बताना है, दोनों में अंतर, परिभाषा बताना है और एग्जाम्पल भी देना है। तो जैव से समझना है आपको, भाई जैव का मतलब जिसमें जीवन हो और अजैव का मतलब जिसमें जीवन न हो। आप इसको निर्जीव और सजीव के नाम से भी रिलेट कर सकते हैं। जैव का मतलब जिसमें जीवन हो, अजैव का मतलब जिसमें जीवन न हो, यानी जिसमें जीवन हो वो सजीव है और जिसमें जीवन न हो निर्जीव है। तो मैंने लिखा जैव संसाधन की परिभाषा में कि वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, इसमें जीवन पाया जाता है, उसे ही जैव संसाधन कहते हैं। आप सिंपल याद रखेंगे परिभाषा, भाई वैसा संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जीवन पाया जाता है। जैसे आपको फल खाना है, सेब खाना है, तो आप सेब कहाँ से लाएंगे? मार्केट से लाएंगे। तो मार्केट वाला सेब कहाँ से लाएगा? किसी फल मतलब पेड़ में से ही तोड़ा होगा। आपको जो है मुर्गा खाना है ना, आपको मुर्गा खाना है, तो आप मुर्गा कैसे खाएंगे? मुर्गा को पकड़ के लाइएगा, फिर उसको काट कूट के खा जाइएगा। तो ये भी तो आपका जैव है कि नहीं? तो ये सब संसाधन जो है वो जैव संसाधन हुआ, यानी जिसमें जीवन पाया जाता है और उसका उपयोग मानव उससे जो है करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा प्राणी जात, वनस्पति जात आदि। आगे बढ़ते हैं, है ना। अजैव संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे में चट्टान हो गया, धातुएं हो गई, ये सारी चीजें जो है अजैव संसाधन है। जैसे आपके पास कलम है, किताब है, कॉपी है, मोबाइल है ना, ये आपके अजैव संसाधन हो गए क्योंकि ये निर्जीव है। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 6 प्रश्न अच्छे से आते होंगे, पहले से भी आता रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं आपसे। अगर नहीं आता रहा होगा तो
प्लीज़ आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। आज रात में आप इसको याद करके फिर आप एग्ज़ाम में इन कीजिएगा, है ना। क्योंकि पहले एग्ज़ाम हॉल में, पहले मतलब एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको ये प्रश्न याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है, और सोचिए कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बन जाए तो क्या होगा, कितना बड़ा मिस्टेक हो सकता है कि नहीं है। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, है ना। आप इसको बढ़िया से लिख लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए मिलते हैं आपके साथ। आपका परीक्षा बहुत अच्छा हो, सोशल साइंस का पेपर आपका बहुत अच्छा पेपर रहे। मैं ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका मेहनत सफल हो। और कल 80 नंबर का ही पेपर होने वाला है साथियों, क्योंकि 20 नंबर इसमें प्रैक्टिकल होता है। तो आप इसी तरीके से तैयारी करके, मेहनत करके ही एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपका हर एक पेपर बहुत अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।